हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। तो टुडे इज 13th ऑफ सितंबर और एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम एक ऐसा दिन जिसकी मतलब बहुत सारे बच्चों को इंतजार था कि हमारा जो प्रीलिम्स एग्जाम हो गया और बहुत सारी मेहनत की और मेहनत के बाद आज आप अपना मेंस एग्जाम दे करके आए। तो यहाँ पे हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज के इस एग्जाम का। और सबसे पहले तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा, क्योंकि एक बड़ा एग्जाम है, लेंदी एग्जाम है। तो चीजों को इतने तरीके से मतलब जो बच्चा सीरियसली एग्जाम को अपीयर करने गया था उसके दिमाग में इतनी चीजें नहीं रही होंगी, कुछ चीजें याद कर पाया होगा, कुछ नहीं। तो हमारे पास जो भी डाटा आया है बच्चों की तरफ से, बच्चों ने बताया कि सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो कंप्लीट नहीं है। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में कमी है, जैसे जीए के क्वेश्चन, इंग्लिश के या क्वांट के सारे डीआई तो नहीं बने होंगे सभी से। तो ये सारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा एक बार, ठीक है। और शुरू कर लेते हैं सेशन को। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका जो एग्जाम है वो अच्छा गया होगा। समहाउ किसी का हो सकता है कि अच्छा नहीं गया हो, तो आप अपना एक बार एनालिसिस करिएगा, जांचिएगा कि कहाँ कमी रही और आगे आने वाले एग्जाम्स में उसको दूर करिएगा। बट आज के पेपर में क्या था और ये सारा डिटेल में समझेंगे, सब्जेक्ट वाइज समझेंगे। बट एक दूसरी समझने वाली चीज ये भी होगी कि इस सेशन को देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ दिनों के बाद आपका आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम होगा और एसबीआई के सिमिलर ही होता है कहीं ना कहीं। क्योंकि यहाँ पे जो चीजें, जैसे करंट अफेयर के मैं बात करूं, आपको पता चलेगा कितने महीनों का आया था या किस किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, रीजनिंग में अलग अलग चीजों से कैसे सवाल पूछे गए, डीआई कैसे कैसे आई, इंग्लिश में कैसा आया, डिस्क्रिप्टिव में फर्क है। एसबीआई का डिस्क्रिप्टिव अलग था, आईबीपीएस का अलग है, बट थोड़ा सा आपको ये आइडिया आ जाएगा कि कैसे चीजों को करना था, किस टाइप के टॉपिक से पूछ रहा है, ठीक है। तो बारी बारी से सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैं अकेला नहीं हूँ सेशन में, मेरे साथ मेरी कंप्लीट टीम है, हमारी मेघना मैम है, नरवीर सर है, गुरकीरत सर है और डीआई भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो एंड तक देखना है सेशन को। और जो भी चीजें आपके दिमाग में आती रहें, अगर आप इस एग्जाम में अपियर हुए थे तो प्लीज चैट विंडो में टाइप करते रहिएगा, ताकि हम जब भी मेमोरी बेस्ड पेपर बनाए ना, ताकि जो आप लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पिछले कई सालों के आपको मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाएंगे जो कि हमने आप लोगों के लिए ही बनाए विद सॉल्यूशन। तो वो हेल्प भी हो जाए और साथ में एग्जैक्टली सारे क्वेश्चन भी पता चल जाए। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मेघना मैम को ही बुलाना चाहूंगा कि मैम आए और बताएं कि रीजनिंग वाले सेक्शन से कैसी चीजें थी और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। हेलो एवरीवन। सो आप सभी का जो इस बार रीजनिंग का सेक्शन था मतलब थोड़ा बहुत डुएबल ही था। मतलब ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो डिफिकल्ट आए हुए थे, बट यहाँ पे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे भी बात हुई है तो 15, 20 मतलब इवन 21, 2 ऐसे भी आपके अटेम्प्ट रहे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपने अच्छी मेहनत करी हुई है तो आप अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, राइट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं आपके डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें आपका वीक बेस्ड, लीनियर बेस्ड अरेंजमेंट में सारे नोट देख रहे थे, बॉक्स बेस्ड की पजल आई हुई है। ठीक है, और ये सिंपल है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 2 स्टेटमेंट बेस्ड आपकी डेटा सफिशिएंसी आई हुई है। पैरेलल रो अरेंजमेंट आया हुआ है जिसमें सिर्फ 12 पर्सन्स हैं और ये पर्सन्स आपके बॉर्न हुए हैं डिफरेंट मंथ्स के अंदर। नेक्स्ट आपका फ्लोर प्लस फ्लैट बेस एक पजल आई हुई है जिसमें आपके 3 फ्लोर्स विद 2 फ्लैट्स है, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी था जिसमें आपका सिर्फ 3 फ्लोर्स नहीं है। यहाँ पे फ्लैट का एरिया गिवन है, उस फ्लैट के अंदर कितने रूम हैं ये फाइंड आउट करना था और इसी पे आपकी कुछ कंडीशंस गिवन हो रखी थी। ठीक है, तो इसको अच्छे से अगर जिसने पढ़ा होगा वो यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको देख समझ पाया होगा। ईयर बेस्ड पजल आपकी थी, यहाँ पे ईयर बेस्ड पे ब्लड रिलेशन भी मिक्स्ड हो रखा था, इसमें बेस ईयर आपका 2025 गिवन हो रखा था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इनपुट आउटपुट, इस बार इनपुट आउटपुट से सिर्फ आपके 5 क्वेश्चन ही 8 क्वेश्चंस आए हुए थे, जिसमें आपका एक तो था टेबल बेस्ड पजल जो आपने देखा होगा, स्टेप बेस्ड होता है लाइक इनपुट आउटपुट, बट वो होता आपका थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग से भी आपका निकलता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस यहां से आए थे। बाकी एक इनपुट आउटपुट का आपका कन्वेंशनल टाइप आया था वर्ड प्लस नंबर बेस्ड, जिसमें से 5 क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। ठीक है, कोडेड डायरेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे चीज थी कि डिस्टेंस बेस्ड, आप जो डिस्टेंस था वो आपका क्या था, फिक्स था, तो फिक्स्ड आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस थे, बट यहाँ पे जो डायरेक्शन थी वो आइदर में आई हुई थी कि या तो नॉर्थ है या तो साउथ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आया था 4 हॉरिजॉन्टल स्टैक बेस्ड आया हुआ था जिसमें आपके नंबर ऑफ बुक्स को आपने अरेंज करना था।
अगेन इनपुट आउटपुट हमने जान लिया। मीनिंगफुल वर्ड एक क्वेश्चन आया था जिसमें थोड़ा सा वो जो स्टेप्स थे जहां से आपने फाइंड आउट करना था, थोड़ा सा स्टेप बनाने थे, थोड़ा डिफिकल्ट था, कॉम्प्लेक्स टाइप का था ये। क्रिटिकल रीजनिंग से बाकी आपके क्वेश्चंस आए थे 7 to 8 क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके आए थे पैसेज बेस्ड आए थे, जिसमें आपके एक पैसेज पे 2 या 3 क्वेश्चन, पॉसिबल रीजंस और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बने हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 to 8 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग से आए थे। तो ये सारा आपका रीजनिंग का है। एंड इसमें से अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चों के 15+ आराम से हुए हैं, अगेन जिसने मेहनत करी होगी। जिसने नहीं करी होगी, जिसका थोड़ा कम ही रही होगी, ऑब्वियसली थोड़ा कम भी रहे होंगे अटेम्प्ट, ठीक है। बट यस, आपको मतलब नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयार रहना है। आपने समझ लिया होगा कि कितनी कमी है अभी भी आपकी प्रेपरेशन में और कितने मतलब कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। सो ये सारा रीजनिंग का था। अब हम यहाँ पे क्वांट्स का जानेंगे। मैम थोड़ा सा इसमें आइडिया ये भी दे दो कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल थे और कितने मार्क्स के थे। इसमें कुछ ऐसा भी था कि कुछ 1 मार्कर थे या कुछ 2 मार्कर थे, ऐसा भी है कुछ? ऐसा नहीं था, इसमें सारे ही मतलब ऐसा था कि आपके सेम मार्क्स के थे 1.5 में, ठीक है। तो मतलब 40 क्वेश्चन जो थे हमारे 60 मार्क्स वाला था, तो इसमें सारे 1.5 का था। हाँ ठीक है, बढ़िया है। तो बच्चे ये देख लीजिएगा पूरा कंप्लीट, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को और अच्छा अटेम्प्ट होता है मेंस में। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एक डिटेल दे दी है मैम ने कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ दिन में हम आपको आने वाले कुछ दिन में एक मेमोरी बेस्ड पेपर भी इस पे बना करके आपके साथ शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। हमारी वेबसाइट edutap.in, उसको अगर आप रेगुलरली विजिट करते हैं तो वहाँ PYQ के सेक्शन में ये वाले भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो इसके बाद हम अगला जो सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं इसमें, दैट इज आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। ये टफर साइड पे था बच्चों को, वैसे भी डाटा याद करने में या इन सब चीज़ों को ध्यान रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो DI वाला सेक्शन है, इससे टोटल 30 क्वेश्चन है आपके, और जो 30 क्वेश्चन है वो 60 मार्क्स के थे इस बार। तो हर एक क्वेश्चन 2 मार्कर था, है ना। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज है वो है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और ये जो 3 क्वेश्चन है ये थोड़ा नंबर सिस्टम का यूज करके, ठीक है, नंबर सिस्टम का यूज करके एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज भी हो रहा था, इससे रूट बन रहे थे, फिर उसका रूट निकाल के यूज करना था। मतलब इन टॉपिक्स का यूज हुआ है भरपूर, और जो इंफॉर्मेशन है वो लेंदी है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो लेंदी दी गई थी। ऐसा नहीं है कि प्री की तरह सिंगल सीरीज थी या डबल सीरीज थी, ऐसा नहीं था, ठीक है। ये लेंदी था, मतलब लेंदी तो था लेकिन डुएबल था, क्योंकि मेंस में अपीयर होने वाले बच्चा अगर इस टाइप के क्वेश्चन से डरेगा तो फिर मेंस का कोई औचित्य ही नहीं बचता है। तो ये लेंदी जरूर थे बट ये डुएबल थे। तो 3 क्वेश्चन ये लगभग मोस्टली बच्चों ने किए हैं यहाँ पे सोल्व, ठीक है। कुछ ना कुछ डाल के दिया गया था, जैसे एक सीरीज दी गई थी तो P = दिस, तो ये 7 टर्म जाके बन रहा था। फिर दूसरी सीरीज के 4 टर्म, तो 7th टर्म डिवाइड बाय 4 टर्म, जैसे लेंदी वाली आती है ना मेंस में, प्रॉपर उसी पे ये सीरीज थी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अलग से कोई क्वेश्चन नहीं था, इसी में यूज हो रखा था, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बात करूं DIs की, तो 3-4 DI हमें पता चले हैं। उसमें जो पहला DI है दैट इज ए कैसलेट DI है, ठीक है। इस कैसलेट DI पे बेस्ड 4 क्वेश्चन है, और इस कैसलेट DI के अंदर 3 इयर्स का डाटा दिया हुआ था, 2020, 2021 और 2022। अब ये एग्जैक्टली भी बच्चे को ध्यान नहीं था। एक बच्चा कह रहा था कि 21, 22 और 23 है, और एक कह रहा है कि 20, 21, 22 है। ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा एग्जैक्टली क्या है। अब इसमें इंफॉर्मेशन सोल्व करनी थी, और इसमें क्या था कि कुछ ऐसा दिया गया था जैसे कि टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए, ठीक है, कि ये 3 इयर्स है और इसमें टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए स्टूडेंट्स के, ठीक है। टोटल स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन दिया हुआ था, और उसमें से भी फिर बताया गया था कि कितने एग्जाम के लिए अपीयर हुए और कितने अपीयर नहीं हुए, नॉट अपीयर्ड। फिर उसमें आगे डाटा दिया हुआ था क्वालिफाइड कितने, नॉट क्वालिफाइड कितने, ठीक है। तो मतलब ये ठीक ठाक लेंदी था बट डुएबल था। मेंस का लेवल था इसमें बट डुएबल था। और डाटा दूसरा ये भी है कि जैसे ये हेडिंग डाल के दिया गया था 2020, 2021, 2022, तो यहाँ की बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे सोल्व हो रही थी, यहाँ की इससे सोल्व हो रही थी, तो लिंक भी करके एक दूसरे को दिया गया था, ठीक है। तो ये इस टाइप का एक DI था। दूसरा टाइप का DI है दैट इज एक सर्कल और लाइन ग्राफ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सर्कल प्लस लाइन ग्राफ। और इस पे 5 क्वेश्चंस हैं, और इसमें जो चीजें दी गई थी उसमें जैसे सर्कल के अंदर बताया गया था, ये जो सर्कल है, और ये सर्कल एक डिस्क टाइप का होता है ना ऐसे,
इस तरीके से डिवाइड करके ऐसे दिया गया था, डिग्री में दी गई थी चीजें। इसमें बताया गया था कि टोटल ट्रक और बस, ठीक है, ट्रक और बस के टायर मैन्युफैक्चर कितने हुए, ठीक है, ट्रक और बस के टायर कितने मैन्युफैक्चर हुए, ये डाटा दिया गया था। और जो लाइन ग्राफ था उसमें ट्रक के टायर्स की परसेंटेज दी गई थी, ट्रक टायर की परसेंटेज दी गई थी, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन था। ये तो सवाल ही नहीं उठता कि आसान होगा, मेंस का लेवल है तो मेंस का तो होगा ही भाई। तो ये सर्कल और लाइन ग्राफ पे बेस्ड, इस पे 5 क्वेश्चन है और ये दूसरा डीआई था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डीआई की अगर मैं बात करूं तो एक थर्ड जो डीआई है वो एक पाई चार्ट है, ठीक है, एक पाई चार्ट है। और पाई चार्ट में भी जो डाटा दिया गया है वो वेरिएबल की फॉर्म में, ठीक है। वेरिएबल भी बच्चे ने बताया था कि पी की फॉर्म में दिया गया है और ये भी थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। तो ये डीआई था और इस पे भी 5 क्वेश्चन है। और एक जो डाटा है वो कुछ बच्चे बता रहे हैं कि बार ग्राफ और टेबल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कुछ बोल रहे हैं कि टेबल नहीं थी इसमें, कुछ इस तरीके से दिया गया था। जो ये बार ग्राफ है इसमें 4 स्कूल दिए गए हैं, पी क्यू आर एस, और इसमें जो डाटा दिया गया है कि बॉयज की परसेंटेज तो गिवन है, ठीक है, और गर्ल्स की निकालनी थी आपको। और जो लाइन ग्राफ दिया गया इसमें कुछ सोल्ड अनसोल्ड शायद कुकीज का डाटा दिया गया था, तो ये इस तरीके से बताया गया था। तो टोटल 4 सेट ऑफ डीआई ये हो जाता है, तो लगभग 19 क्वेश्चन यहां से बनेंगे और एक आपके 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज वाले हैं। इतना ही हमें मालूम चला है, ठीक है। इसके अलावा एक आध डीआई दूसरा भी होगा। एक डीआई कह रहे हैं कि मतलब पाई चार्ट के अलावा भी अगर है तो जो व्हील टाइप का डीआई बोल रहे हैं वो है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पता है। तो प्लीज अगर मैं यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे मिस कर रहा हूं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो वो भी बताइएगा। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे भी बताया जा रहा है, तो एग्जैक्टली तो नहीं पता क्योंकि बच्चों का जो अटेम्प्ट है यहाँ पे वो 12 भी है, ठीक है, 15 भी है, 20 के आसपास भी है। लेकिन वो 20 वाला मैं इतना यकीन नहीं करता हूँ। अगर 30 क्वेश्चन है, 20 वाला थोड़ा मुश्किल है। तो 12, 15 इतने के आसपास अगर आपका अटेम्प्ट रहा होगा तो वो गुड अटेम्प्ट है, ठीक है। तो इस पे जरूर बताना यार, जो भी चीजें आपको ध्यान आई, ठीक है। चलो, तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि करंट अफेयर के जीए के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये चलिए गाइस, इतना इन द मीन टाइम हम जीए के कुछ 1-2 क्वेश्चन और आपके लिए कंपाइल कर रहे हैं। तो इन बिटवीन मैं आपको इंग्लिश का पार्ट बताता हूँ, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आया था और जो आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप में आया था। तो दोनों पहले डिस्कस करते हैं। इन द मीन टाइम हमारे पास थोड़े से और जीए के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वो आपको और हेल्प करेंगे आपकी मतलब एनालिसिस में। तो गाइस, इंग्लिश आपको 2 सेक्शंस में रहता है। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अब ये समझना गाइस, इन 40 क्वेश्चंस की जो वेटेज होती है ना, वो सिर्फ आपकी 20 मार्क्स रहती है, ठीक है। तो मतलब हर क्वेश्चन की वेटेज जो है वो सिर्फ हाफ मार्क्स ही रहती है आपके एग्जाम में। तो 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, ये ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहा हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्टिव का एक अलग से पेपर भी होता है। तो पहले बात करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव टाइप की। गाइस, पहले आपको 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिए गए थे, जो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं मेंस के एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चंस 40 होते हैं, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स में आपको एक ही कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलता है, लेकिन मेंस में आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलते हैं। तो पहले कॉम्प्रिहेंशन जो था, जिसपे 7 से 8 क्वेश्चंस थे, इसी के ऊपर आपको वोकैबुलरी के भी क्वेश्चंस इसी के अंदर दिए हुए थे, सिनोनिम एंटोनिम्स वाले। ये था आपका गाइस फार्मा के ऊपर, फार्मा से रिलेटेड के मतलब फार्मा प्रोडक्शन और मतलब नीडल मेकिंग और अपने मेडिसिन मेड से रिलेटेड। तो ये बेसिकली आपका फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड आपका एक पैसेज आया था, जिसपे उससे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे हुए थे आपसे, वोकैबुलरी के इसके अंदर ही थे। और दूसरा जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था गाइस, वो भी बड़ा था, छोटा नहीं था, लेकिन हाँ वैसे कॉम्प्रिहेंड करने में इजी था। तो ओवरऑल पेपर गाइस मॉडरेट रहा, ज्यादा मुश्किल भी नहीं कह सकते, ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि मेंस का पेपर है गाइस। आप हलवा तो नहीं है मेंस में करना, और अपने आप में एक टफनेस होती है, बट स्टिल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर पेपर मॉडरेट ही रहा। सेकंड जो कॉम्प्रिहेंशन रहा गाइस आपका, वो आपको मिडल ईस्टर्न इकोनॉमी के ऊपर दिया हुआ था। इस पे भी उसने 7 से 8 क्वेश्चन पूछे हुए थे, राइट। तो ये 2 पैसेज आए थे। दिस वाज अबाउट मिडल ईस्टर्न इकोनॉमी, कि मिडल ईस्टर्न इकोनॉमी कैसी है, उसको क्या उसके वो हैं, वो डिस्कस किए गए थे उसके कंपोनेंट्स। तो मिडल ईस्टर्न इकोनॉमी के ऊपर आपको ये दूसरा पैसेज दिया हुआ था। यस गाइस, क्लियर हो गया ये चीज। थर्ड हम चलते हैं गाइस, फिर हमें दिया हुआ था एक पैराजम्बल्स।
पैराजंबल आए थे, आपको 6 सेंटेंसेस दिए हुए थे और उनको आपको रीअरेंज करना था। अच्छा था, लेकिन ये सॉल्वेबल था, बच्चों से हो रहा था। तो 6 क्वेश्चंस का आपका पैराजंबल था आया था, जो आपको रीअरेंज करना होता है सेंटेंसेस को। अब आगे बात करेगा इस, अब की बार क्लोज टेस्ट देखने को नहीं मिला फॉर्चुनेटली। अब की बार आपको डबल फिलर्स देखने को मिले। क्लोज टेस्ट नहीं था, तो डबल फिलर्स इजी भी होते हैं करने, थोड़ा सा टारगेटेबल भी होते हैं, एंड यू कैन स्किप देम अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपको डबल फिलर्स आए थे गाइस, 4 क्वेश्चंस आपके डबल फिलर्स के ऊपर आए थे। आपका एरर डिटेक्शन का वो तो रहता ही है गाइस, एरर डिटेक्शन हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, तो एरर डिटेक्शन के ऊपर। लेकिन अब की बार थोड़ा सा ना इसके सेंटेंसेस जो थे वो लेंदी थे, मतलब आपको मतलब बड़े सेंटेंस दिया था और उसके अंदर आपको एरर ढूंढना था। तो एरर डिटेक्शन के आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, ये 3 ही बड़े लग रहे थे बच्चों को, सर पढ़ने में इतना बड़ा पूरा आधा पैराग्राफ की तरह था ये। तो एरर डिटेक्शन दिया हुआ था, लेकिन सॉल्वेबल था, आपने अगर तैयारी की हो तो कर सकते थे आप इसको। फिर अब की बार मैच द कॉलम भी देखने को मिला गाइस, मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले वहां पे, ठीक है। तो मैच द कॉलम के आपको 4 क्वेश्चंस आए थे आपके मैच द कॉलम के ऊपर, दे वर डूएबल, ज्यादा मुश्किल नहीं थे गाइस। नेक्स्ट नेक्स्ट जो पार्ट था आपका वो था आपका वर्ड स्वैप के ऊपर। इस वर्ड स्वैप के ऊपर 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वर्ड, और ये अलग अलग थे, इकट्ठा नहीं दिए हुए थे, एक कहीं दिया हुआ है, 2 कहीं दिए हुए, ऐसे आए थे। तो वर्ड स्वैप के आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए थे, एंड ये दीज वर आल्सो डूएबल, ज्यादा मुश्किल नहीं थे, ज्यादा क्रिटिकल नहीं थे ये भी। इसके बाद गाइस हमें फ्रेज रिप्लेसमेंट और हमें एक नई तरह का क्वेश्चन अब की बार देखने को मिला, फ्रेज रिप्लेसमेंट। अब ये फ्रेज रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं इसको, या कुछ बच्चे इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बोल सकते हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट मतलब आपको एक पार्ट बोल्ड करके दिया होता है, उसकी रिप्लेसमेंट पूछी हुई थी उन्होंने कि कौन सा है जो इनको सही रिप्लेस कर सकता है। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट के ऊपर उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे थे, डुएबल थे बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहे थे। और एक लास्ट जो एक क्वेश्चन देखा गया आपकी बार वो था आपका ऑड वन आउट। अब ये ऑड वन आउट बोलते हैं इसको, कुछ इसको सिलेक्शन का क्वेश्चन पूछते हैं, बट ऑड वन आउट से आपको समझ आ जाएगा। ऑड वन आउट क्या था गाइस, आपको 5 सेंटेंसेस दिए हुए थे और उनमें से एक सेंटेंस जो था वो ऑड वन आउट था, वही आपको ढूंढना था। तो इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका, और ये लगभग अब अपने बन जाते हैं 3 + 4 4 + 3 7 7 + 4 11 11 + 3 14 14 + 4 18 18 + 6 24 और लगभग 15 16, ये अपने पूरे 40 क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पे गाइस। तो ये था गाइस आपके ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का पार्ट। अब बात करते हैं गाइस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश गाइस अलग से आपका पेपर होता है आपके पूरे ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल है, क्योंकि गाइस अगर बाकी पेपर आपका 200 मार्क्स का है तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश अकेला आपका 50 मार्क्स का रहता है। तो 50 मार्क्स अपने आप में बहुत बड़ा एक पोटेंशियल एक वेटेज होती है जो आप अचीव कर सकते हो। अगर आप यहाँ से स्कोर करके जाओ तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव में नहीं भी ठीक हुआ तो यहाँ से आप मार्क्स कवर कर सकते हो। तो 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर होता है, इसके 30 मिनट्स मिलते हैं आपको, और इसमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें 2 कंपलसरी होते हैं और एक आपका चॉइस वाला होता है, मतलब उन दोनों में से कोई एक करना होता है। तो पहला जो आपका था गाइस, जो कंपलसरी क्वेश्चन था वो था आपका ईमेल राइटिंग, ठीक है। आपको 2 चॉइसेस दी गई थी ईमेल के ऊपर, 2 टॉपिक्स दिए गए थे बेसिकली, ठीक है। ये 20 मार्क्स का था, तो और इसके ऊपर आपको 2 चॉइस दी गई थी। पहले आपकी चॉइस थी गाइस, एक सीईओ को अपने लेटर बोल रहा हूँ, ये वही लेटर ध्यान आता रहता है, वो पुराने वाले है ना। तो ईमेल टू सीईओ, अपने सीईओ को आपने ईमेल लिखनी थी रिगार्डिंग इंस्टॉलिंग और क्रिएटिंग अ डिजिटल सजेशन बॉक्स। कि वो पहले पेपर टाइप होते थे ना, वो बॉक्स डिजिटल सजेशन बॉक्स में पेपर डालते थे, अब वो कह रहे हैं कि डिजिटल सजेशन बॉक्स क्रिएट कीजिए ताकि हम अपनी आइडेंटिटी को एक तो वो रख पाए, डिस्क्लोज ना हो हमारी आइडेंटिटी की किसने सजेशन दिया है, लेकिन इट हैज टू बी अ डिजिटल सजेशन बॉक्स। तो ये क्रिएट करने के लिए अपने सीईओ को आपने एक ईमेल लिखना था। या दूसरा जो आपको दिया गया था गाइस, ये फॉर्मल आपका ईमेल था गाइस, इसको हम फॉर्मल कैटेगरी में डाल सकते हैं, दिस वाज अ फॉर्मल ईमेल, ठीक है। और दूसरा जो एक आपका सेमी फॉर्मल जिसको हम बोलते हैं, राइटिंग एन ईमेल टू नेबर फॉर अनहाइजीनिक कंडीशंस, मतलब जो आपका नेबर था वो हाइजीनिक उसमें कंडीशंस में नहीं रहता है, हाइजीनिक नहीं वो करता है, जिससे आप इंपैक्ट हो रहे हो। तो अनहाइजीनिक नेबर को ईमेल लिखनी थी आपने। ये एक आपकी सेमी फॉर्मल ईमेल थी जो आप बोल सकते हो कि आप अपने पर्सनल ईमेल से आगे फॉरवर्ड कर सकते हो अपने नेबर को। तो दिस कांट बी कॉल्ड फॉर्मल बट दिस वाज सेमी फॉर्मल। तो इन दोनों में से चॉइस में से कोई एक ईमेल आपको लिखनी थी, एंड दिस वाज वर्थ 20 मार्क्स। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका गाइस। दूसरा क्वेश्चन था आपका रिपोर्ट राइटिंग। ये भी एक कंपलसरी क्वेश्चन था।
रिपोर्ट आपको लिखने को कहा गया था। आपको मैं टॉपिक्स बताता हूँ अभी अभी क्या दिए गए थे, ये भी वर्थ 20 मार्क्स था। तो रिपोर्ट आपको एक तो पहले था बीइंग एन इंटर्न, ठीक है, आपको रिपोर्ट लिखनी थी कि आप अभी अभी इंटर्न, एज एन इंटर्न आपने ज्वाइन किया है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा आपको, उसके ऊपर आपको बीइंग एन इंटर्न मेक अ रिपोर्ट अबाउट योर एक्सपीरियंस। तो ये आपका आई मीन शेयर योर एक्सपीरियंस बोल सकते हो, या राइट अ रिपोर्ट अबाउट योर, ये बोल सकते हो। तो दिस वाज योर फर्स्ट टॉपिक। तो एज एन इंटर्न शेयर योर एक्सपीरियंस। तो उसके ऊपर आपको रिपोर्ट बनानी थी कि क्या आपने समझा है इतने दिनों में, एक महीने में क्या सीखा है आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और दूसरा जो हमें पता चला, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट स्टील मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ था, स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में बताया हुआ था और उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट बनानी थी। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर आपको दूसरा चॉइस दिया हुआ था। इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पे आपको रिपोर्ट लिखनी थी इन 120 वर्ड्स, ठीक है। तो आपकी ईमेल भी 120 वर्ड्स की थी, आपकी रिपोर्ट भी 120 वर्ड्स की थी। और जो थर्ड क्वेश्चन था गाइस, ये था आपका 100 वर्ड्स का, ये था आपका। इसमें ही आपको चॉइस मिलती है। यहाँ पे आपको एक तरफ आपको दिया हुआ था सिचुएशन एनालिसिस, कि या तो आप सिचुएशन एनालिसिस करके दिखाइए, और दूसरी तरफ आपको दिया हुआ था आपका प्रेसी राइटिंग। आपको एक पैसेज दिया हुआ था और उस पैसेज को पढ़ के उसके ऊपर आपको अपनी एक प्रेसी क्रिएट करनी थी, ठीक है। तो सिचुएशन एनालिसिस पे जो आपको टॉपिक दिया हुआ था गाइस, वो था आपका कि मतलब अपने जैसे होता है ना बैंक्स में, कि अपना वो टारगेट्स मीट करने के लिए जो एम्प्लॉइज है वो क्या करते हैं महीने के एंड में बिना डॉक्यूमेंटेशन देखे वो क्या करने लग जाते हैं, लोन सैंक्शन करने लग जाते हैं। सो टू चेक लोन सैंक्शनिंग प्रोसेस, मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दिया कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखना था, लेकिन मैं ब्रीफली लिख रहा हूं यहाँ पे कि उसको क्या कहा गया था कि ऐसी सिचुएशन हो गई है कि एम्प्लॉइज का मंथ का लास्ट चल रहा है और एम्प्लॉइज लोन के अपने टारगेट मीट करने के लिए बिना लोन चेक किए लोन प्रोसेस कर रहे हैं, लोन को सैंक्शन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर सिचुएशन एनालिसिस करना था। या दूसरी तरफ आपको प्रेसी राइटिंग में जो पैसेज दिया हुआ था वो था आपका रूरल रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर। रूरल रोड कंस्ट्रक्शन के भाई गांव में जो रोड्स होते हैं उनकी कंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है, आपको एक पैसेज दिया हुआ था और उसको पढ़ के आपको अपनी प्रेसी बनानी थी। तो इन दोनों में से चॉइस थी, इन दोनों में से कोई एक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, आइदर सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग। ये 100 वर्ड्स का था और ये 10 मार्क्स का था। तो ये बनते हैं आपके 10 + 20 आपकी ईमेल 50 मार्क्स। तो ये गाइज आपका था इंग्लिश लैंग्वेज का ब्रेकअप। मैंने दोनों आपको बताया कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे आए थे, और मैंने ये भी बताया आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पार्ट कैसा आया था। तो आई होप इस एनालिसिस आपको समझ आया होगा कि किस लेवल का पेपर आता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद हम एक मेमोरी बेस्ड पेपर लेके भी आएंगे आपके लिए, और अपनी वेबसाइट पे, अपने जो प्लेटफॉर्म है उस पर आपके साथ शेयर करेंगे। सेशंस भी क्रिएट लेके आएंगे उसके यूट्यूब पे, ताकि आप समझ पाओगे इस साल जो पेपर में क्वेश्चन आए वो कैसे आए। अब हमने क्वांट्स कर लिया, रीजनिंग कर लिया, इंग्लिश कर लिया, अब बारी है अपनी जीए की। तो अब जो सबसे मोस्ट अवेटेड आपका सेक्शन है, इसमें आप श्योरिटी से डिसाइड कर पाओगे कि कैसे क्वेश्चंस आए थे और किस तरह के आपको वहां पे चॉइसेस देखने को मिली। तो गुरकीरत सर विल हेल्प यू विद द जीए। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू सर। सो दोस्तों, सबसे पहले तो जीए में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखना है कि अगर पेपर की मैं बात करूं तो पेपर ओवरऑल मॉडरेट लेवल का पेपर था। दूसरी चीज तो यहाँ पे ध्यान रखनी, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि कौन से टाइमलाइन से हमसे सवाल पूछे गए। तो यहाँ पे टाइमलाइन जो पिछले साल, जो मतलब इसी साल जो एग्जाम आपका मई में हुआ था, वही टाइमलाइन यहाँ पे भी देखने को मिली है। यानी कि आखिरी 5 से 6 महीनों पे या फिर 3 to 5 मंथ्स पे ज्यादा फोकस यहाँ पे किया गया है दोस्तों। और काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एक्सपेक्टेड लाइन में थे। अटेम्प्ट की बात करूं तो जितनी बच्चों से मेरी बात हुई है, आउट ऑफ 60, 28 to 30 क्वेश्चन काफी बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आपको काफी क्वेश्चन ऐसे मॉडरेट लेवल के देखने को मिले होंगे जो कि आप कर सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे दोस्तों, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। बट अगेन आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा ये पक्का होगा दोस्तों कि प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों कि कौन से सवाल है, बिकॉज ये जस्ट एक इनिशियल रिएक्शन है। मैं नहीं कह रहा कि ये सारे सवाल सही होंगे दोस्तों, इसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ना आए हो, बट जो बच्चों से बात हुई है, जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं, वो मैं आपसे फटाफट में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। फास्टैग एनुअल पास बड़ा इंपॉर्टेंट था, 3000 रुपीज का एनुअल पास बनेगा। इस पे क्वेश्चन आया। इंडिया का लॉन्गेस्ट एनिमल कॉरिडोर पास बना जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे बना है। मेरिट स्कीम इंपॉर्टेंट है बिकॉज एजुकेशन के ऊपर रिसेंटली ये स्कीम लॉन्च हुई थी दोस्तों, और हमेशा बोलते हैं कि जो भी स्कीम लॉन्च हुई है उस पर क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। तो मेरिट स्कीम का आउटले पूछा था। एनएसआईसी के ऊपर पूछा गया था किसी 4 बैंक्स के साथ कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें एक्सिस बैंक भी वन ऑफ द ऑप्शन थी। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या ये क्वेश्चन था दोस्तों, बिकॉज क्वेश्चन ऐसा वन लाइनर नहीं थे, देवर
जो आप कह सकते हैं जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड नहीं कह सकते, थोड़ा सा आप कह सकते हैं क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे। ठीक है, फिर हम बात करें डिपॉजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर हम बात करें आरबीआई की जो नोटिफिकेशन है जिसके बारे में अगर आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे क्लियर कट मेंशन है, एसबीआई में मेंशन नहीं है, बट मैंने आपको फिर भी बताया था कि एसबीआई में भी आपको आरबीआई नोटिफिकेशंस पढ़नी चाहिए, बिकॉज आरबीआई का कोई भी इनिशिएटिव लेके आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्होंने पूछे हैं। स्कीम्स पे अगेन 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसा कि पिछले साल देखने को मिला था कि 4 से 5 क्वेश्चन स्कीम्स के ऊपर 8 थे, तो 4 से 5 क्वेश्चन अभी तक जो मुझे पता चला है 2-3 क्वेश्चन स्कीम्स के थे, रिपोर्ट्स के 1-2 क्वेश्चन है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट था कि प्रोमिनेंटली करंट अफेयर्स वो पूछेगा जो टॉपिक्स आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे, जैसे इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम पे क्वेश्चन पूछा गया है, अगेन यू कैन रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट है, ठीक है, या फिर बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से भी इसको रिलेट कर सकते हो। एफआईडीई वुमेन चेस वर्ल्ड कप हुआ था जहां पे दिव्या कुमारी जीती थी, तो वो क्वेश्चन पूछा गया आपसे। जीडीपी एज पर 2024-25 का आईएनएसओ रिपोर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड, देखिए पहली बार है इंडिया में कोई नेशनल टर्मरिक बोर्ड बना है, तो उसका हेडक्वार्टर कहां पे, निजामाबाद, ये था दोस्तों। सीबीडीसी वॉलेट में क्या इंटरेस्ट मिलता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब सीबीडीसी दोस्तों अगर हम बात करें, जब पिछला एग्जाम आपका हुआ जो मई में हुआ था, तब भी सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसी न्यूज में था, तो उसी कंटेक्स्ट पे जाके इन्होंने इस बार भी सवाल पूछा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, इसके ऊपर तो रिसेंटली एक शॉर्ट भी आपको हमारे चैनल पे दिख जाएगा जो मैंने बनाया था। काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी रिसेंटली, उन पे सवाल है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था राजीव रंजन जी, ठीक है जी। फिर दोस्तों अगर हम बात करें टाइगर डेंसिटी पे एक सवाल आया था कि थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी कौन से टाइगर रिजर्व की है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पे आंसर होना चाहिए। फिर प्रवाह पोर्टल या फिर प्रभा पोर्टल, दोनों में से कोई एक पोर्टल है, उस पे पी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, क्या होती है। एनबीएसएल दोस्तों जो सब्सिडरी है एनपीसीआई की, उसका लॉन्च ईयर क्या है, वहां पे सवाल पूछा गया था। अगेन देखिए यहाँ पे भी आरबीआई नोटिफिकेशन काम आती है, बिकॉज लोन टू वैल्यू रेशियो, आरबीआई ने गोल्ड लोन्स के ऊपर जो है उसके ऊपर गाइडलाइंस निकाली, तो लोन टू वैल्यू रेशियो पूछी जाए गोल्ड की भी और सिल्वर की भी। फिर दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे इंडिया यूएई डिफेंस डील के ऊपर, एक क्वेश्चन था यहाँ पे चित्रकूट कंपनी कोई है उसके ऊपर हेडक्वार्टर पूछा था उसका। उसके बाद में बोलो दोस्तों इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन और मिले हैं हमें, WHO की अगर हम बात करें दोस्तों, तो स्लीप फ्री कंट्री का टाइटल WHO ने दिया है, ठीक है जी। फिर दोस्तों मैं बात करूं यहां पे BEML के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, अब मुझे नहीं पता दोस्तों क्या क्वेश्चन था, तो प्लीज यहां पे आपकी हेल्प मुझे चाहिए होगी। फिर एक क्वेश्चन आया दोस्तों आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है जी। बात करो दोस्तों पीएम जीवन स्कीम, एक स्कीम है, इस पे पूछा गया है कि जीवन में जे की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट डज जे स्टैंड्स फॉर इन जीवन, ठीक है जी। फिर दोस्तों नेशनल कमीशन ऑन सफाई कर्मचारी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो हमें अभी तक मिले हैं। अगेन दोस्तों देखिए यहाँ पे काफी डिफरेंट बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, तो सभी क्वेश्चंस दिए गए किसी को याद नहीं रहते हैं, तो अगेन दोस्तों इसके अलावा जो भी सवाल आपके मन में आते हैं प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आपके साथ एक एक्यूरेट पेपर बना सके दोस्तों, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे भी देखने को मिलेगा। अब इसके साथ जो बच्चे आप में से आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ एक ही मैं एडवाइस दूंगा दोस्तों कि यहां से आप सीखिए, जो चीजें एसबीआई पूछी गई कहीं ना कहीं उसी कंटेक्स्ट में आपका आईबीपीएस का एग्जामिनेशन भी पूछा जा सकता है। बस वहां पे डिफरेंस है कि वहां पे कुछ क्वेश्चंस 2 मार्कर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, बट अगर आप देखिए तो जो भी चीजें मेजरली जिसपे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा है या बहुत ज्यादा जिसपे एम्फेसाइज दे रहा है, वहां से सवाल हमें ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आरबीआई के इनिशिएटिव्स आप पढ़िए, नोटिफिकेशंस मेंशन है दोस्तों, जो भी रिसेंट कोई बड़ा इवेंट हुआ उसके बारे में पढ़िए, प्लस दोस्तों जो भी रिसेंट कंटेक्स्ट में पिछले 5 मिनट में जो भी मेजर इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। ये तो एक ब्रीफ एनालिसिस हो गया जी आपका एग्जाम का। बाकी दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो कि अभी अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आप उसके लिए दोस्तों एडोटैप आपकी मदद कर रहा है, जहां पे आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है www.edotap.in। यहां पे जाके दोस्तों मैं एक ही चीज बोलूंगा, यहां पे जाके आपको हमारे बैंकिंग कोर्सेज पे जाना है। बैंकिंग कोर्सेज में दोस्तों हमने आपके लिए डेडिकेटेड कोर्स जो बनाया है दोस्तों बैंकिंग एग्जाम के लिए, बिकॉज काफी बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो कि
एसबीआई तो आपका मेन गोल है, बिल्कुल सही दोस्तों, बट अब आप में से काफी बच्चे आईबीपीएस की तैयारी कर रहे होंगे, तो आईबीपीएस पीओ हो गया, आईबीपीएस क्लरिकल भी है, एसबीआई क्लरिकल भी है दोस्तों, भी आपके पास आरआरबी के एग्जाम्स आ चुके हैं, तो आपके लिए राह यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अगर किसी बच्चे का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, बाकी एग्जाम पढ़े, आप वहां पे पूरा एफर्ट लगाइए, और जिनका अच्छा हुआ है वो इंटरव्यू की तैयारी तो करो। बट अगर आपका आईबीपीएस पीओ भी पेंडिंग ड्यू है जो 12 अक्टूबर को आने वाला है, तो वहां पे अपना एफर्ट लगाइए, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे इस कोर्स के साथ जा सकते हैं, बैंकिंग एग्जाम महापे कोर्स, जहां पे आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, करंट अफेयर्स की वीकली पीडीएफ मिलेंगी, वीकली क्विज मिलेंगी, प्लस एक कंपाइल्ड पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे दोस्तों, और यहाँ पे आपको सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे। तो ये था दोस्तों एक ब्रीफ एनालिसिस अबाउट द एसबीआई पीओ 2025 के मेंस एग्जामिनेशन का। बाकी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, और दोस्तों जो भी सवाल आपको जनरल अवेयरनेस या बाकी टॉपिक्स में जो भी सवाल आपको लगते हैं कि एक्चुअल सवाल ये आया था, प्लीज उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन जी, बाय।